देश में इन दिनों नवरात्रि की धूम मची हुई है और ईटीवी भारत छत्तीसगढ़ की नवदुर्गा के तहत ऐसी महिलाओं को आप सभी से रूबरू करा रहा है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ बेहतर कार्य किया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ प्रियंका बिस्सा जी जुड़ रही हैं, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, छात्रों को शिक्षा देने के लिए, युवाओं को एम्पावर करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो सबसे पहले बिस्सा जी, आपका स्वागत है। किस तरह से आपकी जर्नी रही, जिस तरह से आपने शुरुआत की इसकी? जर्नी तो मैं शायद अभी मानती हूँ कि अभी भी चल रही है, पर शुरुआती तौर पर जब मैं छोटी थी तब से जब स्कूल में पढ़ती थी तब से मैंने शुरुआत की है उस चीज़ की। तब नहीं पता था और शायद आज भी नहीं पता है कि समाज सेवा किसे कहते हैं। मैं उसे अपना कर्तव्य मानती हूँ और उसी से आगे बढ़ रही हूँ। और ये जर्नी अभी भी कायम है और मैं उसमें अपेक्षा करती हूँ कि जितने भी आस-पास के संबंधी मेरे युवा साथी हों या महिलाएँ हों या छोटे बच्चे हों, वो सभी को मैं अपने साथ जोड़ूँ और उन्हें आगे बढ़ाऊँ। तो ये जी, जर्नी है मेरी जो अभी तक कायम है। जी। शुरुआत कैसे हुई कि महिलाओं को पढ़ाना है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उन बस्तियों में जाकर पढ़ाई करवाना उन्हें, तो किस तरह से शुरुआत मतलब शुरुआती कैसा दिन रहा? देखिए, प्राथमिक शिक्षा जो है वो हर किसी के जीवन में बहुत आवश्यक होती है। जो अच्छे भरे परिवार को तो मिल जाती हैं, बच्चों को मिलती हैं, पर जब ऐसे ग्रामीण अंचलों के बच्चे होते हैं या हम झोपड़पट्टियों के बच्चों को देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो उस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पर उसमें गलती उनकी नहीं होती क्योंकि ये पीढ़ी दर चला आ रहा है। क्योंकि उनकी माताएँ, उनके पिता वो अच्छे से शिक्षित नहीं हैं, इसीलिए ये आगे दौर पड़ता जाता है। तो इसीलिए मैंने रूट कॉज़ को पकड़कर उनकी माताओं को, उनके पिताओं को लेकर उनको पहले शिक्षित करना शुरू किया, ताकि वो अगर शिक्षित होंगे तो उनको थोड़ी-सी समझ आएगी कि क्या शिक्षा का महत्व है और वो अपने बच्चों को अब मेरे बोलने पर नहीं बल्कि स्व-इच्छा से भेजेंगे और आने वाली पीढ़ी में भी वो अपने बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ावा देंगे। जी। तो किस तरह आप मतलब कैसे लोगों को संगठित किया आपने, कैसे आपने शुरुआत की इसकी? और ख़ास तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं, तो उसके बाद की क्या जर्नी रही आपकी? जब ये इसकी शुरुआत हुई मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो पुराने जो फ्लेक्स होते हैं उनको उल्टा करके और एक छोटे से पन्ने में प्रियंका पाठशाला करके शुरुआत कर दी थी। पहले 4 बच्चे आए, फिर 10 बच्चे हुए, फिर 16 बच्चे हुए और फिर वो घर आना बंद कर दिए। तब मैंने ठान लिया कि अब मैं उनके घरों को जाऊँ, उनके झोपड़ियों में जाऊँ और उनको पढ़ाऊँ। तब मुझे मौका मिला, मैं बोल सकती हूँ सौभाग्य मिला कि केवल 16 नहीं बल्कि मेरे पास 80 बच्चे हो गए जिनको मैं रोज़ाना पढ़ाने लगी, उनके माता-पिताओं को भी पढ़ाने लगी। पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये इतना काफ़ी नहीं होगा, ज़रूरत है तो एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक अच्छी डिजिटल एजुकेशन की जो जिससे वो अभी भी वंचित रह गए हैं। तो मैंने अपनी स्कूल भी खोली रॉयल इंजीनियर्स किड्स स्कूल के नाम से, जहाँ पे उन्हें मैंने वो शिक्षा दी जो एक बहुत अच्छी बड़ी स्कूलों में मिलती है पर बहुत मोटी फ़ीस के साथ। तो वो उन्हें एक फ्री एजुकेशन और एक फ्री माहौल मिला जिससे वो प्राथमिक शिक्षा वहाँ पे अर्जित किया और उनके बाद क्योंकि आज हमारे राज्य में बहुत सी अच्छी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स भी ओपन हो चुकी है जिसमें सारी सुविधाएँ युक्त स्कूल है। तो अब वो बच्चे उस स्कूल में एनरोल हो चुके हैं। तो करीबन आज अभी तक 600 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मेरे द्वारा शिक्षित हो चुके हैं और एक अच्छी-अच्छी स्कूलों में पढ़ाई करके अर्जित करके आज अपने जीवन में भी आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी बढ़ा रहे हैं। जी, तो चूँकि उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? चूँकि अभी आप 25 साल की हैं आपने बताया। आपकी उम्र क्या थी उस समय? मैं करीब 16-17 साल की होंगी, तब जी, ये सभी चीज़ें चल रही थी और मैं उन बच्चों में से हूँ या उन युवाओं में से हूँ जिन्हें कभी भी एक एक्सपोज़र नहीं किया। शायद मेरे घर का या मेरे बाहर जाने का दायरा 2 किलोमीटर तक सीमित था, तो मैं उन जी, बच्चों में से हूँ और पर इसी को कहते हैं शिक्षित होके एम्पावर होना कि वो दायरा मैंने जब कॉलेज तक आई तब मैंने 4 किलोमीटर का किया, स्कूल खोला तब 9 किलोमीटर का किया और राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने के बाद वो किलोमीटर्स बढ़ते ही गए। दिल्ली पहुँची, दिल्ली से सीधा चाइना और अब काफ़ी जगहों पे मैं दौरा करती हूँ और व्यक्तिगत रूप से एक्सपोज़र लेती हूँ, चीज़ों को समझती हूँ, सीखती हूँ और अब दूसरों को बाँटती हूँ। तो इस तरीके की मेरी जर्नी रही है। जी। अब लगातार बस्तर जाती हैं, बस्तर में वहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए मतलब यूथ एम्पावरमेंट के लिए आप काम करें, किस तरह की अभी का काम चल रहा है आपका इसको लेकर?
काफ़ी समय से मैं बस्तर के जगदलपुर और लोहंडीगुड़ा, धर्मपाल इस तरीके की जगहों पे अभी एक्टिव हूँ और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बस्तर एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो कार्यक्रम है युवोदय और जिसे यूनिसेफ और एग्रीगोन द्वारा चलाया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ के जितने वॉलंटियर्स हैं उनमें मैंने जो क्षमताएँ देखी है, वो बहुत अपार है। और हम कहते हैं ना कि असली भारत उसके ग्रामीण अंचलों में बसता है, तो वो चीज़ मैंने वाक़ई ही व्यक्तिगत रूप से महसूस किया और अगर मैं उन्हें सशक्त कर पाऊँ, तो हमारे देश की जो प्रगति है मेरे ख़्याल से वो दोगुनी हो सकती है। और इसीलिए मैं वहाँ पे एक्टिवली काम भी कर रही हूँ, लगातार दौरे कर रही हूँ, उनके साथ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में काम कर रही हूँ, ताकि उनमें जो विकास हो वो व्यक्तिगत भी हो, समाज के लिए भी हो और हमारे राज्य के साथ, प्रदेश के साथ, हमारे पूरे देश के लिए भी हो। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी आपने काम किया है, किस तरह का काम रहा है उसमें और किस तरह की जर्नी रही है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आपकी? वुमेन एम्पावरमेंट की जो जर्नी है मेरे ख़्याल से मैं बैक स्कूल जब मैं स्लम में जा रही थी तभी से शुरुआत हुई है उसकी, क्योंकि जब मैं देखती थी कि पढ़े लिखे नहीं होने पर या वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती हैं, इसी कारण वो बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो जाती हैं या उनको उतनी समझ नहीं रहती है, तो जानकारी के अभाव में बहुत सी ऐसी मुसीबतों का सामना करती हैं जो जिससे वो बच सकती हैं। तब ये इसकी शुरुआत हुई कि मैं एक युवा वुमेन एम्पावरमेंट के तहत उनको सशक्त बनाऊँ, उनको शिक्षित के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त करूँ। तब हमने एक समूह बनाया जिसमें ज्वेलरी और बस्तर के या बोल सकते हैं जो अपने यहाँ के भी क्राफ्ट्स जो होते हैं वो और इसका एक महिलाओं का समूह बना। समूह बढ़ते गया मैं काफ़ी सारे ब्लाइंड्स के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, तो एक ग्रुप बना हमारा जो पूरे हैंडीकैप्ड वुमेन का है, सारी ही उसमें दिव्यांग महिलाएँ हैं। तो कुछ समय पहले वो अपना नाम या अपना परिचय देती थी, तो वो केवल दिव्यांग होने के उससे उनका परिचय था। पर आज वो जब अपना परिचय देती हैं, तो वो अपनी कला से अपना परिचय देती हैं। तो मेरे ख़्याल से यही एक असल एम्पावरमेंट है, जब व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, हर तरीके से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शिक्षित होकर, तो हमारे समाज ने जब उनका जो दर्जा दिया गया है हैंडीकैप्ड का, वो उसको ओवरकम कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से हम ना केवल मेरे प्रदेश में बल्कि हमारे देश के बहुत से ऐसे जगहें हैं जहाँ पे इस तरीके का वुमेन एम्पावरमेंट की जो महिलाएँ हैं वो मेरे साथ जुड़ी हैं और मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी जाएँ। नवरात्रि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस नवरात्रि के खास मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को और समाज को? ख़ासकर जब मैं महिलाओं की बात करूँ तो मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि सशक्त होने के लिए केवल आपको अपने आप में व्यक्तिगत काम नहीं करना पड़ता है, बल्कि आपके आस-पास जितने भी आपसे परिचित हैं, उनके साथ आप एकजुटता लाएँ। उनको भी आप अपने साथ अपने काम में एक संवेदनशीलता लेकर आएँ, एक आपसी सामंजस्य बैठाएँ ताकि जैसे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लैंगिक समानता, उस दिशा में आगे बढ़ें क्योंकि ये चीज़ें लड़ने से नहीं होती हैं, समझने से होती हैं। तो जितना हम अपनी महिलाओं को सशक्त समझ कर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम लैंगिक समानता को एक आगे तरीके से उजागर कर पाएँगे, हमारे प्रदेश को और देश को बहुत अच्छे तरीके से सशक्त करके सशक्त भारत का निर्माण कर पाएँगे। तो ये थी प्रियंका बिस्सा जी जो अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, चाहे वो छात्रों को बच्चों को पढ़ाने की बात हो या फिर महिलाओं को एम्पावरमेंट करने की बात हो। जिस तरह से इनके काम हैं, जिस तरह से इन्होंने कम उम्र में इतनी ख्याति हासिल की है, ईटीवी भारत इनके जज़्बे को सलाम करता है। सिद्धार्थ श्रीवासन, ईटीवी भारत, रायपुर।